हेलो एंड वेलकम टू वेदांता कोचिंग अकेडमी। मेरा नाम है जीवन कुमार। देखिए, हमने एक सीरीज शुरू करी है जहां पर हम इतिहास को स्टोरी के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। पिछले कल हमने देखा कि किस तरह से एक धोखे ने भारतीय इतिहास की दशा और दिशा दोनों बदल के रख दी। अब इस धोखे में बहुत सारे लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हमने वो देखा कि वो एक षड्यंत्र था और इस षड्यंत्र में जो धोखा दिया गया वो दिया गया आपकी बहुत सारे लोगों ने वहां पर धोखा दिया था। लेकिन जो मेन नाम आता है वो आता है आपके मीर जाफर का। अब मीर जाफर कैसे किस तरह से भारत में इनको भारतीय इतिहास में इनको सिंबल ऑफ बिट्रेयल के रूप में कि धोखे का प्रतीक कैसे बन गए ये इसके बारे में हम देखेंगे। तो देखिए, इनके बारे में हम अर्ली लाइफ की इनकी बात करते हैं तो इनका जन्म 1691 ईस्वी में दिल्ली में हुआ। ठीक है, ये पर्शियन मुगल नोबिलिटी के साथ बिलोंग करते थे। अब ये पर्शियन मुगल नोबिलिटी क्या है इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। देखिए, जब मुगल रूल था इंडिया में ना, तो वहां पर जो नोबिलिटी थी वो मेजरली 4 फैक्शन में डिवाइडेड थी। मतलब जो उनके दरबार में काम करने वाले लोग, जिनको हम मनसबदार करेंगे, वो 4 भागों में विभाजित थे। वो किस तरह के भाग थे, फैक्शन थे। एक थे आपके ईरानी, दूसरी थी आपकी तुरानी, फिर तीसरे थे आपके दुरानी एंड चौथे थे आपके हिंदुस्तानी। ईरानी मतलब पर्शियन, तुरानी मतलब टर्किश, दुरानी मतलब अफगान ओरिजिन और हिंदुस्तानी मतलब इंडियन मुस्लिम। ये 4 मुस्लिम नोबिलिटीज जो थी वहां पर काफी पावरफुल थी। और इसी में जो हमारे मीर जाफर हैं वो बिलोंग करते हैं पर्शियन मुगल नोबिलिटी को। ये बंगाल में चले जाते हैं और बंगाल में जा करके ये वहां की नोबिलिटी में शामिल होते हैं। उसके बाद सर्व करते हुए ये सीनियर कमांडर की पोजीशन तक पहुंचते हैं। ठीक है, सीनियर कमांडर, जिसको उस समय मीर बख्शी के नाम से जाना जाता था, जो कि आपके आर्मी का चीफ होता था। उसके बाद आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी 1757 के बाद ये बंगाल के नवाब बन गए। तो हमने बात करी कि कैसे ये दिल्ली में पैदा हुए, उसके बाद ये बंगाल की तरफ आए। देखिए, इन्होंने अपनी जो पकड़ है उसको मजबूत बनाने के लिए सबसे पहले तो इन्होंने बंगाल की जो सबसे महत्वपूर्ण फैमिली थी, जो फैमिली थी बंगाल के नवाब की फैमिली, जिसका नाम है अलीवर्दी खान, उनकी फैमिली में इन्होंने शादी करी। अब जब शादी करी तो मैरिज अलायंस से इनकी जो पोजीशन थी वो काफी स्ट्रांग हो गई। फिर जब सिराजुद्दौला शासक बनते हैं 1757 में, तो सिराज के अधीन ये मिलिट्री कमांडर यानी कि मीर बख्शी का पद इनको दिया जाता है। ठीक है, किंतु ही वॉज अ वेरी एम्बिशियस पर्सन। हमने क्या बोला कि जो देखिए, अब धोखा क्या होता है ना, किस तरह से शुरू होता है। धोखे की शुरुआत तभी होती है ना जब आपके जो एम्बिशन, जरूरी नहीं हर बार ऐसे ही होता है, लेकिन जब आपका लालच बढ़ जाता है। जब लालच बढ़ता है तो हम क्या करते हैं, हम फिर ना गलत रास्ते इख्तियार करते हैं। तो इन्हीं वजह से आपके जो मीर जाफर साहब हैं, इनको था कि ही वांटेड टू बिकम द नवाब ऑफ बंगाल। ये बंगाल के नवाब बनना चाहते थे। अब उसके लिए देखिए, अगर सीधा रास्ता अपनाएंगे तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अब था क्या कि हमारी जो उस समय की पॉलिटिकल सिचुएशन है, हमने पिछले कल भी बात करी कि जो पॉलिटिकल यूनिटी थी वो बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। राजा आपस में लड़ रहे थे। और इवन जब हम एक ही राज्य की बात करते हैं तो वहां पर नोबिलिटीज के अंदर भी जो आपका अभिजात वर्ग था, जो आपके मनसबदार थे, जो आपके एम्प्लॉय थे, वो भी षड्यंत्र रच रहे थे कि किसके पास पावर जो है वो ज्यादा आए। अब इसी सभी जो डिवीजन है इसका फायदा उठाया ब्रिटिश ने। तो यहां पर ब्रिटिश के पास एक अच्छा मौका था। हमने पिछले कल भी पढ़ा था कि क्यों ब्रिटिश हथियाना चाहते हैं बंगाल को। बंगाल रिचेस्ट प्रोविंस है आपका, ट्रेड प्रॉस्परस है, एग्रीकल्चरली काफी फर्टाइल लैंड है। अगर बंगाल के ऊपर अधिकार हो गया, थ्रू आउट इंडिया आप अधिकार कर सकते हो, पूरे इंडिया को कंट्रोल कर सकते हो। क्यों? क्योंकि वहां से पैसा आएगा तो आपकी मिलिट्री स्ट्रांग होगी, मिलिट्री स्ट्रांग होगी तो दूसरों को सबड्यू करना आसान हो जाएगा, कंट्रोल करना आसान हो जाएगा। इसीलिए यहां पर वो मौका ढूंढ रहे थे। अब ये मौका कैसे आता है? मौका आता है आपको मीर जाफर की तरह, मीर जाफर के रूप में। क्यों? क्योंकि देखिए, जो उस समय के हम नवाब की बात करते हैं, बंगाल के नवाब जब सिराजुद्दौला बनते हैं, ही इज वेरी क्वाइट यंग, 23 ईयर के ये काफी यंग व्यक्ति हैं, करेजियस हैं, इमोशनल भी हैं एंड ही वाज वेरी अपनी बात को मनवाने वाले पर्सन है। अब इस वजह से इनका जो
टसल है वो स्टार्ट होती है किसके साथ? इनकी टसल स्टार्ट होती है मीर जाफर के साथ। मीर जाफर की ये बातों को मान नहीं रहे थे और मीर जाफर के खुद के एम्बिशन थे कि ही वांटेड टू बिकम द नवाब। अब रास्ता एक ही था। रॉबर्ट क्लाइव ने जब इस टसल को देखा तो उन्होंने क्या करा? इसका फायदा उठाया। अब हमने पढ़ा कि 1757 से पहले क्या होता है? एक सीक्रेट मीटिंग होती है। सीक्रेट मीटिंग में मीर जाफर के साथ ये प्रॉमिस किया जाता है। प्रॉमिस क्या होता है? मीर जाफर को कहा जाता है कि देखिए, आपने क्या करना है, जैसे ही हम प्लासी के बंगाल के ऊपर अटैक करेंगे, आपने, क्योंकि आप आर्मी के कमांडर हो, आप अपनी आर्मी को ऑर्डर नहीं देंगे कि आप इस बैटल में शामिल ना हो। ठीक है? तो पर्दे के पीछे ये सारी बातें डिसाइड हो चुकी हैं। अदरवाइज आप देखिए कि ब्रिटिश के पास, हमने पिछले कल भी देखा था, केवल 3000 ट्रूप थे और जो बंगाल की आर्मी में आपके पास 50,000 ट्रूप्स हैं। अब 50,000 की सेना, उस समय नंबर आपके बोलते थे क्योंकि हमारे हथियार उतने आधुनिक नहीं थे, तो जिसके पास जितना नंबर है वो उतना ज्यादा शक्तिशाली होगा। फिर हमने देखा कि ब्रिटिश की जो रणनीति है, जो प्लानिंग है, वो सारी चीजें सुपीरियर थी, किंतु साथ ही साथ उसने आंतरिक तरीके से जो एंटायर बंगाल है उसको तो खोखला कर चुके थे, क्योंकि सिराजुद्दौला के साथ खड़ा होने वाला कोई नहीं था। उनके जो आर्मी के कमांडर थे वो खुद बिक चुके थे, वो खुद जो है उन्होंने ब्रिटिश के साथ हाथ मिला लिया था। परिणाम ये हुआ, जैसे ही अटैक हुआ तो क्या होता है, सिराज जो आपके मीर जाफर है, इन्होंने अपने किसी भी ट्रूप को ये ऑर्डर नहीं दिया कि आप जाकर के काउंटर अटैक करिए। परिणाम ये था कि सिराजुद्दौला को बैटल से भागना पड़ा, उनकी मृत्यु होती है एंड ही बेसिकली, मृत्यु भी नहीं होती है, उनको पकड़ा जाता है एंड देन ही वाज किल्ड। अब जब उनको मार दिया गया तो फिर बंगाल की गद्दी एज प्रॉमिस, रॉबर्ट क्लाइव ने प्रॉमिस करा था कि किसको दे दी जाएगी, ये मीर जाफर को दे दी जाएगी। लेकिन देखिए ना, जब आप किसी धोखे के साथ कोई चीज हथियाते हो, साथ ही साथ इवन किसी दूसरे के ऊपर निर्भर होकर के जब आप ये काम करते हो ना, तो वहां पर क्या है, यहाँ पर केवल सिराजुद्दौला की ही स्वतंत्रता नहीं घटी थी, ये भी क्या बन करके रह गए थे, ये केवल एक पपेट बन के रह गए। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश ने अपनी मनमानी करना शुरू कर दिया। अब मनमानी क्या थी? मनमानी ये थी कि उन्होंने, जब ये डील हुई था, हमने पढ़ा ना कि प्लासी की बैटल से पहले क्या हुआ, इन दोनों के बीच में एक डील हुई थी। डील ये थी कि मीर जाफर जो है वो नवाब बना दिए जाएंगे, बट बदले में वो अंग्रेजों को क्या देंगे? तो ब्रिटिश ने कहा कि एक तो हमें जो ड्यूटी फ्री ट्रेड है, जो हमें ट्रेड के प्रिविलेजेस मिले हुए हैं, ड्यूटी फ्री, कि हमारे ऊपर कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा, हमें कोई कर नहीं देना पड़ेगा, और हम क्या करेंगे, विदाउट एनी कर बंगाल में आसानी से व्यापार कर सकें, वो कंटिन्यू रहेगा। दूसरा क्या होगा कि जो बंगाल का धन है वो किसके कंट्रोल में आ जाएगा? वो भी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने बोला कि जितनी भी वॉर में नुकसान हुआ है उसकी आपको पेमेंट तो करनी पड़ेगी। तो इससे ना उन्होंने बहुत सारा धन जो है वो बंगाल का वापस ले लिया। अब जो कंट्रोल है, लाइक पॉलिटिकल कंट्रोल की बात करते हैं, और रेवेन्यू कंट्रोल भी, वो किसके पास चला गया? वो भी अंग्रेजों के पास चला गया। जो मीर जाफर हैं वो केवल एक पपेट की तरह बन के रह गए। अब जब ये उन्होंने सोचा तो था ना कि नवाब बनेंगे तो बहुत कुछ करेंगे, लेकिन वो कर नहीं पाए, तो इससे उनको भी क्या होने लगा? दिक्कत होने लगी। अब दिक्कत इतनी बढ़ गई कि 1760 में क्या हुआ, मीर जाफर को राजगद्दी से, वहां के बंगाल की नवाब की गद्दी से हटा दिया गया और मीर कासिम को फिर क्या बना दिया गया? नवाब बना दिया गया। अगेन जब 1764 में बैटल ऑफ बक्सर होती है तो मीर कासिम क्या होते हैं, उनको भागना पड़ता है, फिर से मीर जाफर को राजा बनाया जाता है, नवाब बनाया जाता है 1765 में। लेकिन अब उनको बिल्कुल जो नॉमिनल पावर पहले भी मिली थी वो भी बिल्कुल भी नहीं रही उनके हाथ में। तो देखिए, हमने ना मीर जाफर की स्टोरी से हमें क्या सीखने को मिलता है, उनकी कहानी से ये सीखने को मिलता है कि जब भी अगर आप बहुत जरूरत से ज्यादा जब लालच होता है ना, और किसी दूसरे के, हम हर तरीके के हथकंडे अपनाते हैं, चाहे वो सही हो या गलत हो, हम किसी चीज को हासिल करने के लिए पूर्ण प्रयास करते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है कि आपको उस समय तक दिखता है कि आपके लिए क्या होने वाला है, कि ये फायदेमंद होगा, आपको बहुत ज्यादा चीजें मिल जाएंगी, है ना, आपका जो महत्वाकांक्षा है वो कंप्लीट हो जाएगी, लेकिन होता इसका हमेशा ही उल्टा है। फिर यहाँ पर भी देखिए, कुछ समय के लिए नवाब तो बने, लेकिन बन गए एक कठपुतली। अब कठपुतली की तरह अंग्रेजों के द्वारा उनको नचाया गया अपने इशारों पर, चाहे वो इनको लूट रहे थे, चाहे यहाँ से पैसा लूट रहे थे, हर चीज इनको माननी पड़ी, और इवन इनके पास कोई रियल पावर भी नहीं बची, और अंततः 1760 में इनकर को वहां से छोड़ करके भागना पड़ा। फिर मीर कासिम को गद्दी पर बिठा दिया गया, एंड देन अगेन 1765 में इनको रखा गया, लेकिन जस्ट अ नॉमिनल पपेट की तरह। तो ये थी सारी मीर जाफर की स्टोरी, और इसी तरह की और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, एंड जुड़े रहिए हमारे साथ।